नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी में एक आदमी देर रात अपने खेत में जाता है और वहां उसे पता चलता है कि खेत की मिट्टी जिंदा है, जो पीढ़ियों से उसके परिवार के लोगों को निगलती आई है। अंत में वो मिट्टी के भीतर दबी आत्माओं और अपने ही खून से जुड़े काले रहस्य का सामना करता है। तो दोस्तों, आप लोग पहली बार मेरी चैनल पे आए हो तो मेरे वीडियो लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। रात की पड़तें उस दिन कुछ अलग थीं, जैसे किसी अनजाने भूकंप ने हवा को हिला दिया हो और अंधेरा खुद नींद से उठकर खेतों में टहलने लगा हो। गांव शांत था, लेकिन वो शांति किसी कफन जैसी थी, चुप पर भारी। उस रात वो आदमी, जिसका नाम गांव में कम ही लोग लेते थे, अपने घर के बाहर चौखट पर बैठा तालाब की ओर देख रहा था। एक पुराने दिए की लौ पतली सांसों की तरह कांप रही थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, पर उस भौंक में भी डर था, गुस्सा नहीं। घर के भीतर उसकी बीवी नींद में करवटें लेती रही, लेकिन आदमी की आंखें जागती रहीं। उसके खेत के बारे में वे बातें जो पिछले 5 दिनों से पूरे गांव में घूम रही थी, आज उसकी नींद को पूरी तरह चुरा ले गई थीं। कहते थे रात में उसके खेत के बीच में मिट्टी खुद चलती है, कभी घास दब जाती है, कभी किसी के पैरों के निशान दिखते हैं, पर इंसान के नहीं, जानवर के भी नहीं। पिछले साल भी कुछ अजीब हुआ था, लेकिन उसने इसे मजाक माना था। पर इस बार बात गांव वाले खुद कह रहे थे, और सबके चेहरों पर वो खिंचाव, जैसे जरा सी आवाज भी उन्हें तोड़ देगी। उसने हिम्मत की मोमबत्ती की लौ की तरह उठते हुए कहा, आज जाकर देखूंगा। जो भी है, खेत तो मेरा है, डरूं क्यों? पर मन जानता था, वो खेत अब सिर्फ उसका नहीं रहा था। उसने पुरानी लैंटर्न उठाई, उसमें तेल डाला, फिर धीरे धीरे घर का दरवाजा खोला। लकड़ी चरमराई, जैसे उसे भी चेतावनी दे रही हो। बाहर हवा में ठंडक थी, लेकिन उस ठंड में कुछ गहरा था, जैसे हवा में कोई छुपा खड़ा हो और उसकी सांसें आपके कंधे पर टिक रही हों। गली खाली थी, दूर बटेरों की आवाज और बीच बीच में झिंगरों का सुर। चांद बादलों की ओट में छिपा हुआ था, कभी कभी झलकता, फिर गायब हो जाता। आदमी खेत की ओर चल पड़ा। उसके कदमों के नीचे धूल हल्की हल्की उठती थी, फिर हवा में घुल जाती थी, जैसे उसके बाद रास्ता खुद मिट जाना चाहता हो। गांव से बाहर जाते ही पुरानी पोखर की गंध हवा में फैली। वो पोखर जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके किनारे बैठने वाले कभी लौटे नहीं। पर आज उसकी परवाह नहीं थी। उसके सामने एक ही सवाल था, क्या वाकई उसके खेत में कोई है? जैसे जैसे वो रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, रात और भारी होती जा रही थी। उसने लैंटर्न ऊंची की, लौ ने उसके सामने की पगडंडी को ऐसे रोशन किया जैसे अंधेरा लगातार पीछे हटना नहीं चाहता हो। खेत के पास पहुंचकर उसने रुककर सांस ली। फिर उसने सुना किसी चीज के खरोचने की आवाज, जैसे नाखून जैसी कोई चीज मिट्टी को धीरे धीरे कुरेद रही हो। पहली बार उसके गर्दन की नसों में सिहरन दौड़ गई। कोई जानवर होगा, उसने खुद को कहने की कोशिश की, लेकिन आवाज में कुछ था, कुछ इंसानी, और फिर भी इंसानी नहीं। वो खेत के किनारे खड़ा होकर झुककर देखने लगा। पहले तो सब सामान्य लगा, हल्की हवा, झूमती फसलें, जमीन की परतें शांत। फिर अचानक उसके पैरों के नीचे की मिट्टी हल्की सी धंसी, जैसे नीचे कुछ हिला हो। उसने लैंटर्न नीचे की ओर करी। रोशनी कांपी। मिट्टी ने जैसे अपनी सांस अंदर खींची, और फिर थप थप 2 बार। जब कोई चीज जमीन के भीतर से थपथपाती है तो ध्वनि पहले पैरों में लगती है, फिर दिल पर वार करती है। उसके सीने के भीतर कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी ने अचानक दरवाजा ठोक दिया हो। वो पीछे हट गया, लेकिन आवाज रुकी नहीं। एक और थपथपाहट, और इस बार थोड़ा जोर से। आदमी ने धीमे से कहा, कौन है? अगले 2 सेकंड में सब शांत हो गया। हवा रुक गई, घास झूलना बंद। दूर का कुत्ता भी अपनी भौंक को जैसे निगल गया। और ठीक उसी चुप्पी के बीच एक आवाज आई, बस एक शब्द, बहुत नीचे से, मिट्टी के अंदर से, मत। मानो किसी ने गीली मिट्टी में मुंह झोंककर बोलने की कोशिश की हो। आदमी की सांस जैसे टूट गई। लैंटर्न उसके हाथ में कांपने लगी।
चेहरा सूख गया। उसे लगा शायद कानों का भ्रम है, पर शब्द नए थे, आवाज साफ थी। वो पीछे की ओर सरका, पर खेत ने उसे छोड़ना नहीं चाहा। मिट्टी फिर हिली, इस बार उभरने लगी, जैसे नीचे कुछ अपना सिर ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा हो। मिट्टी के बीच एक उभार बनने लगा। धीरे धीरे, धीरे धीरे आदमी के कदम ठिठक गए। लैंटर्न की रोशनी उस उभार पर ठीक पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो चीज बस एक सांस दूर है बाहर आने से। मिट्टी की परतें फटने लगीं। पहले दरारें आईं, फिर उभार और ऊंचा हुआ, और फिर एक उंगली बाहर आई, मिट्टी से लिपटी, टेढ़ी, भयानक, जैसे किसी ने बहुत देर तक अंधेरे में खुद को दबाए रखा हो और अब धूप नहीं बल्कि इंसानी गंध की तलाश में निकल रहा हो। आदमी के गले से आवाज नहीं निकली। उसके पैर वहीं जमे रहे, जैसे डर ने उन्हें जंजीर से बांध दिया हो। फिर दूसरी उंगली, फिर तीसरी, फिर पूरा हाथ। मिट्टी का हाथ ऊपर उठकर ऐसे थरथरा रहा था जैसे वो आदमी को महसूस कर रहा हो। फिर एक खुरदरी आवाज आई, रुक। आवाज में भूख थी और आदेश भी। आदमी डगमगाया, लैंटर्न हिल गई। रोशनी मिट्टी के उस हाथ पर गई तो आदमी ने देखा वो हाथ इंसान का नहीं था। उंगलियों के बीच की त्वचा फटी हुई थी। नाखून लंबे और गहरे थे, जैसे किसी जानवर के, पर आकार इंसानी था। मिट्टी फिर फटने लगी। अब कंधा बाहर निकल आया, फिर गर्दन की आहट, जैसे नीचे कोई घुटन से तड़प तड़प कर जीवित रहने की कोशिश कर रहा हो। आदमी ने कांपते हुए कहा, कौन है तू? मिट्टी रुक गई। हाथ की उंगलियां उसकी ओर मुड़ी और नीचे से आवाज आई, तू पहले क्यों नहीं आया? उसका खून जैसे बर्फ में बदल गया। वो पीछे हटने ही वाला था कि पीठ से किसी चीज ने बहुत धीमे, बहुत नजदीक फुसफुसाया, पीछे मत देख। और अब उसके पास दो आवाजें थीं, एक जमीन के नीचे से, एक ठीक पीछे से। दोनों उसे पकड़ने के लिए तैयार थीं। रात अब खेत की नहीं रही थी, रात अब उसकी हो चुकी थी। खेत की मिट्टी के नीचे से उठती आवाज और पीछे किसी अदृश्य चीज की फुसफुसाहट के बीच वो आदमी एक बारीक धागे पर लटका हुआ था। एक तरफ जमीन के नीचे का हाथ, दूसरी तरफ पीठ के पीछे घात लगाए कोई साया। पीछे मत देख। वो फुसफुसाहट कानों में पिघले शीशे की तरह रिस गई। शरीर सख्त हो गया। दो विपरीत दिशाओं से आती आवाजें किसी भी इंसान की समझ तोड़ देती, और उसका दिमाग अब रस्सी से झूलते पुराने बल्ब की तरह कांप रहा था, कभी बुझता, कभी जगता। उसके पैरों के नीचे मिट्टी फिर हिली। गहरी भारी सांसें भीतर से निकल रही थीं, किसी जीवित चीज की। फटे हुए हाथ की पकड़ अब मिट्टी के ऊपर आ चुकी थी, जैसे कोई अपने शव की कैद से मुक्ति पाने को ही था। धरती सांस ले रही थी। उस सांस में कुछ बहुत पुराना था, जैसे सदियों से दबा कोई करहाता इतिहास। उसने घुटनों को थोड़ा पीछे सरकाया, लेकिन जैसे ही वो हिला, पीछे से फुसफुसाहट फिर आई, रुक जा। इस बार आवाज कान पर, बिल्कुल कान पर, जैसे कोई गुनगुना रहा हो। उसकी रीढ़ में एक ठंडी धार उतर गई। उसने गर्दन अकड़कर आगे ही देखा। पीछे मुड़ना मानो मृत्यु के करीब जाना था, पर जो सामने हो रहा था वो उतना ही असंभव था। मिट्टी की दरारें बहुत चौड़ी हो चुकी थीं। एक चेहरा, आधा ढका, आधा गीली मिट्टी से चिपका, बाहर निकल आया। आंखें पहले दिखीं, खुले नहीं, आधी उभरी हुई, जैसे किसी ने लंबे अंधेरे में खुद को दबाए रखा हो और अब धूप नहीं बल्कि इंसानी गंध की तलाश में निकल रहा हो। आदमी ने कांपते हुए लैंटर्न ऊंची की। रोशनी उस चेहरे पर गिरी और उस चेहरे ने हरकत की, बहुत धीरे पर बहुत निश्चित। एक पतली मुस्कान मिट्टी से लिपटे होंठों पर उभरी। वो मुस्कान इंसानी नहीं थी, वो ऐसी थी जैसे कोई लाश मरने के बाद मुस्कुराना सीख गई हो। और फिर आवाज आई, धीमी, टूटी हुई, पर कांपती वास्तविकता के साथ, तू वापस क्यों आया? आदमी डगमगाया। लैंटर्न हिल गई। रोशनी उस चेहरे पर गई तो आदमी ने देखा वो चेहरा इंसान का नहीं था। उंगलियों के बीच की त्वचा फटी हुई थी,
नाखून लंबे और गहरे थे, जैसे किसी जानवर के, पर आकार इंसानी था। मिट्टी फिर फटने लगी। अब कंधा बाहर निकल आया, फिर गर्दन की आहट, जैसे नीचे कोई घुटन से तड़प तड़प कर जीवित रहने की कोशिश कर रहा हो। आदमी ने कांपते हुए कहा, कौन है तू? मिट्टी रुक गई। हाथ की उंगलियां उसकी ओर मुड़ी और नीचे से आवाज आई, तू पहले क्यों नहीं आया? उसका खून जैसे बर्फ में बदल गया। वो पीछे हटने ही वाला था कि पीठ से किसी चीज ने बहुत धीमे, बहुत नजदीक फुसफुसाया, पीछे मत देख। और अब उसके पास दो आवाजें थीं, एक जमीन के नीचे से, एक ठीक पीछे से। दोनों उसे पकड़ने के लिए तैयार थीं। रात अब खेत की नहीं रही। रात अब उसकी हो चुकी थी। खेत की मिट्टी के नीचे से उठती आवाज और पीछे किसी अदृश्य चीज की फुसफुसाहट के बीच वो आदमी एक बारीक धागे पर लटका हुआ था। एक तरफ जमीन के नीचे का हाथ, दूसरी तरफ पीठ के पीछे घात लगाए कोई साया। पीछे मत देख। वो फुसफुसाहट कानों में पिघले शीशे की तरह रिस गई। शरीर सख्त हो गया। दो विपरीत दिशाओं से आती आवाजें किसी भी इंसान की समझ तोड़ देती और उसका दिमाग अब रस्सी से झूलते पुराने बल्ब की तरह कांप रहा था, कभी बुझता, कभी जगता। उसके पैरों के नीचे मिट्टी फिर हिली। गहरी भारी सांसें भीतर से निकल रही थीं, किसी जीवित चीज की। फटे हुए हाथ की पकड़ अब मिट्टी के ऊपर आ चुकी थी, जैसे कोई अपने शव की कैद से मुक्ति पाने को ही था। धरती सांस ले रही थी। उस सांस में कुछ बहुत पुराना था, जैसे सदियों से दबा कोई कराहता इतिहास। उसने घुटनों को थोड़ा पीछे सरकाया, लेकिन जैसे ही वो हिला, पीछे से फुसफुसाहट फिर आई। रुक जा। इस बार आवाज कान पर, बिल्कुल कान पर, जैसे कोई गुनगुना रहा हो। आदमी की रीढ़ में एक ठंडी धार उतर गई। उसने गर्दन अकड़ाकर आगे ही देखा। पीछे मुड़ना मानो मृत्यु के करीब जाना था, पर जो सामने हो रहा था वो उतना ही असंभव था। मिट्टी की दरारें अब बहुत चौड़ी हो चुकी थीं। एक चेहरा, आधा ढका, आधा गीली मिट्टी से चिपका, बाहर आने लगा। आंखें पहले दिखीं, खुले नहीं, आधी उभरी हुई, जैसे किसी ने लंबे अंधेरे में उन्हें बंद रहने की आदत डाल दी हो। उन आंखों में सफेद कम था, काला ज्यादा, और काले में एक सर्द चमक थी, चमक जो इंसान के अंदर उतरकर धड़कनों को उलट दे। आदमी ने कांपते हुए लैंटर्न ऊंची की। रोशनी उस चेहरे पर गिरी और उस चेहरे ने हरकत की, बहुत धीरे पर बहुत निश्चित। एक पतली मुस्कान मिट्टी से लिपटे होंठों पर उभरी। वो मुस्कान इंसानी नहीं थी, वो ऐसी थी जैसे कोई लाश मरने के बाद मुस्कुराना सीख गई हो। और फिर आवाज आई, धीमी, टूटी हुई, पर कांपती वास्तविकता के साथ, तू वापस क्यों आया? आदमी पीछे डगमगाया, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम पीछे लिया, पीछे की फुसफुसाहट अब आदेश में बदल गई, खड़ा रहे। उसके शरीर ने उसकी बात ना सुनी। वो वहीं ठहर गया, जैसे किसी अनदेखी गिरफ्त ने उसके पैरों को पकड़ा हो। अब उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, सामने की ओर देखना, जहां नीचे से निकलता हुआ वो चेहरा अब और स्पष्ट हो चुका था। मिट्टी की परतें हर क्षण गिर रही थीं, उसका गला, उसकी फीकी त्वचा और गहरा खिंचा हुआ चेहरा। उसने अचानक पूरा सिर बाहर निकाला और हवा में पहली बार उसके मुंह से एक लंबी खुरदुरी आजाद सी सांस निकली, जैसे सदियों पुरानी फुफकार। आदमी अब डर के उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां चीख भी अंदर ही दम तोड़ देती है। मिट्टी से निकलता हुआ वो देह धीरे धीरे खेत की सतह पर उठने लगी। हाथ, फिर दूसरा हाथ, फिर कंधे और अंत में छाती। धरती से निकलने के बाद उसका शरीर अजीब तरह से लंबा था, टूटा हुआ, खिंचा हुआ, मांस कम, मिट्टी ज्यादा, जैसे कोई अधूरा इंसान जिसने खुद को फिर से जोड़ने की कोशिश की हो। उसकी सांसें घुटी हुई थीं, गला सूखा था, पर उसकी आवाज साफ थी। रात तू घर में था, फिर यहां कैसे? आदमी के शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। ये तो किसी इंसान को ही पता हो सकती थी। फिर पीछे से फुसफुसाहट ने कहा, मत बोल उससे, वो सुन लेगा। अब वो दो दिशाओं के बीच फंस चुका था और दोनों दिशाएं उसे पूरी तरह निगलने को तैयार थीं। सामने वाला प्राणी अब पूरी तरह बाहर आ चुका था। उसने अपनी गर्दन एक अजीब, अप्राकृतिक तरीके से घुमाई, ऐसा मोड़ जो इंसान का शरीर सह ही नहीं सकता। उसकी आवाज इस बार और साफ आई, तूने मेरे खेत में कदम क्यों रखा?
आदमी हकलाते हुए बोला, ये मेरा खेत है। उसके शब्द पूरे ही नहीं हुए कि मिट्टी वाले प्राणी ने जोर से जमीन पर हाथ मारा। धप! अंधेरा उस आवाज से कांप गया। तेरा? कब से? आदमी पीछे हटना चाहता था, पर पीछे कोई अदृश्य सांस उसकी गर्दन पर गर्मी की तरह बह रही थी। मत भाग, अभी तो मजा शुरू हुआ है। अब आदमी समझ चुका था, पीछे जो भी है वो उसकी पीठ से चिपका है, और सामने जो निकल आया है वो खेत का पुराना मालिक या उसकी कोई परछाई, शायद कोई दफनाया हुआ श्राप या कोई जिसे खेत ने निगल लिया हो। सामने वाला प्राणी अब और करीब आ रहा था। उसकी हर चाल मिट्टी को चरमरा रही थी। लैंटर्न की लौ कांपती जा रही थी और उसकी रोशनी में वो प्राणी कुछ कहने को मुंह खोल रहा था। पर उसी पल पीछे वही रहस्यमयी आवाज गरजी, आंखें बंद कर, नहीं तो वो तेरे अंदर उतर जाएगा। आदमी ने झट से आंखें बंद कर लीं। अगले ही क्षण अंधेरे में किसी के दौड़ने की आवाज आई, फिर किसी के मिट्टी पर घसीटे जाने की आवाज, फिर एक गहरी गूंजती हुई कराह, ना। और अचानक सब शांत, पूरी तरह। इतनी खामोशी की लगता हो खुद हवा मर गई हो। आदमी की सांसें तेज थीं, उसने अभी भी आंखें बंद रखीं। डर था, अगर खोली तो कौन सा चेहरा सामने मिलेगा, मिट्टी वाला प्राणी या पीछे का साया। फिर कुछ कदमों की नर्म आहट उसकी ओर आई, बहुत धीरे, बहुत नजदीक, जैसे कोई कीचड़ में से पैर निकालकर उसकी ओर बढ़ रहा हो। और फिर उसके बिल्कुल कान पर, अब आंखें खोल। आदमी के कान पर वो आवाज रेंगती हुई उठी, इतनी पास कि लगा कोई उसके कंधी को धीरे से छू रहा हो। अब आंखें खोल। सांसें जैसे पल में रुक गईं। दिल ने पसलियों को भीतर से जोर से धक्का दिया, पर वो फिर भी वहीं खड़ा रहा, आंखें बंद किए, अंधेरे में डूबा। उसने हिम्मत जुटाई, गुलुक गुलुक की आवाज गले में अटकती रही, और उसने धीरे धीरे अपनी पलकों को खोला। पहली चीज जो उसने देखी, उसके सामने कोई नहीं था, न मिट्टी से निकला वो लाश जैसा प्राणी, न पीछे का फुसफुसाता साया। बस खेत, बस हवा, बस खामोशी। पर यह खामोशी सामान्य नहीं थी, ये वैसी चुप्पी थी जो केवल एक तूफान के बीच मौजूद रहती है। जब सब कुछ सांस रोक लेता है किसी के लौटने की प्रतीक्षा में। उसने अपने पैरों के पास की मिट्टी की ओर देखा। जहां से वो प्राणी निकला था वो जगह पूरी तरह समतल थी, नई ताज़ा मिट्टी, ऐसी जैसे कोई वहां लेटा ही नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने लैंटर्न उठाई। लौ अभी भी कांप रही थी, जैसे उसकी यादों में अभी भी वो मिट्टी का चेहरा चिपका हो। कोई खेल कर रहा है मेरे साथ, उसने बुदबुदाकर कहा। पर उस समय हवा ने कुछ उत्तर दिया, कानों में फुसफुसाती, परिचित और दर्द में डूबी आवाज, खेल तो तूने शुरू किया था। आदमी तुरंत मुड़कर देखने लगा। बाईं तरफ की झाड़ियों से आवाज आई। लैंटर्न से रोशनी उस तरफ डाली और उसकी सांस जम गई। झाड़ियों के पीछे ऐसे खड़ा जैसे उसे पहचानने का इंतजार कर रहा हो। एक आदमी का साया, पर यह साधारण साया नहीं था। यह ऐसा था जैसे किसी ने आदमी की आकृति को धुएं में ढाल दिया हो, एक ठोस धुआं जो खुद अपने आकार में सांस ले रहा था। उस साये की गर्दन को झुकी हुई थी, हाथ ढीले लटक रहे थे और आंखों की जगह खालीपन, एक काला गोला जो अंदर का सारा प्रकाश निगल रहा था। वो बोला उसी धीमी टूटी हुई आवाज में, तुझे याद नहीं? आदमी की रीढ़ तिनके की तरह टूटने लगी। वो एक कदम पीछे गया, साया एक कदम आगे आया। दोनों के बीच की दूरी अब बस कुछ कदम थी, पर डर की दूरी नापना किसी पैमाने का काम नहीं था। आदमी ने हिम्मत की और बोलने की कोशिश की, कौन है तू? साया हंसा नहीं, रोया भी नहीं, बस वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी पुराने घाव को फिर से खोलने में व्यस्त हो। तूने मेरा नाम मिट्टी में दबा दिया। यह सुनकर आदमी का दिमाग चक्कराने लगा। नाम दबा दिया? क्या मतलब? जैसे ही वो कुछ सोचने लगा, अचानक उसके पीछे मिट्टी में हलचल हुई। छोटी छोटी फसलें हिलने लगी, जैसे किसी चीज की कीड़ों की तरह मिट्टी में सरक रही हो। जगह जगह पर गीली धरती फूलने लगी, उसी तरह जैसे पहले एक जगह उभरी थी। इस बार एक नहीं, कई, एक दो नहीं, 10-20 नहीं, पूरे खेत में मिट्टी उभर रही थी, जैसे कोई सेना जमीन के नीचे चल रही हो और बाहर आने वाले हर चेहरे पर वही मिट्टी का डर हो। आदमी कांपने लगा। हे भगवान, उसने फुसफुसाया। साया बोल पड़ा, भगवान से मत बोल, उसने भी मुझे नहीं सुना था। आवाज में दर्द था, गुस्सा था और एक पुरानी दुश्मनी जो सिर्फ उसी आदमी से थी जो खेत में खड़ा था। आदमी ने एक डरावनी गंध महसूस की, गीली मिट्टी की, सड़न की और किसी जले हुए बदन की।
उसने पूछा, मैंने क्या किया था? साया रुका, फिर उसकी ओर ऐसे बढ़ा जैसे किसी भूखे व्यक्ति को खाना मिल गया हो। पास आकर वो फुसफुसाया, तू मेरा दोस्त था। ये सुनकर आदमी का दिल अचानक रुक गया। दोस्त? कौन? पर दिमाग ने जैसे ही एक पुरानी याद को छुआ, वही बचपन वाली, जब वो और उसका एक दोस्त बारिश में भीगकर खेत के बीच पुराने कुएं के पास खेलते थे। उस दोस्त का चेहरा धुंध से उभरने लगा। वो नाम जिसे उसने सालों से भूल रखा था, साया जैसे उसकी सोच पड़ रहा था। वो बोला, हाँ, वही नाम जो तू याद करना नहीं चाहता। आदमी के होंठ कांपे। क्या तू? साय ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। नाम मत बोल, नाम जगेगा और बाकी भी जाग जाएंगे। आसपास की मिट्टी अब जोर जोर से हिलने लगी। कई हाथ बाहर आने लगे, कुछ अधूरे, कुछ पूरे, कुछ बस उंगलियों के रूप में और कुछ जिनमें मांस बिल्कुल नहीं था, सिर्फ मिट्टी का ढांचा। साय ने गहरी सांस ली। तूने मुझे अकेले छोड़ा था, रात के उस कुएं के पास जहां मैंने तुझे ढूंढा, और तू घर चला गया। ये बात उस आदमी पर चोट की तरह गिरी, जैसे यादें मिट्टी बनकर उसकी आंखों पर चढ़ने लगी हों। पर वो कुछ बोल पाता, उससे पहले पहला मिट्टी वाला प्राणी पूरी तरह बाहर आया और अपने खाली, अंधेरे जैसे गड्ढे आंखों से उसे देखने लगा। साया बोला, ये पहला है, बाकी भी तेरे लिए ही उठ रहे हैं। आदमी के पैरों ने जवाब दे दिया। उसने भागने की कोशिश की, पर पीछे से किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली, किसी इंसान की पकड़ से कहीं ज्यादा ठंडी, कहीं ज्यादा गहरी। उसने पलटकर देखा, वही मिट्टी से निकला हाथ, पहला प्राणी जो अब बिल्कुल उसके पास था। उसकी आंखें सीधे आदमी की आंखों के अंदर घुस रही थी। फिर उसने कहा, भाग मत, हम सब तेरे कर्जदार हैं। और फिर पूरा खेत उसे पकड़ने के लिए उठने लगा। आदमी की कलाई को जो मिट्टी का हाथ पकड़े हुए था, उसकी पकड़ किसी बर्फीली जंजीर जैसी थी, ऐसी जो त्वचा पर नहीं, आत्मा पर निशान छोड़ती है। उसने पूरी ताकत से झटका मारा, पर हाथ नहीं छूटा। उल्टा बाहर निकलते बाकी प्राणी भी उसकी ओर झुकने लगे, जैसे उसकी ओर कोई अदृश्य खिंचाव हो, जैसे वे उसे पहचानते हों और भूखे हों। चारों तरफ मिट्टी फट रही थी। हर दरार में से कोई उंगली, कोई चेहरा, कोई अधूरा धड़ निकलता। खेत अब खेत नहीं रहा था, वो एक जागता हुआ कब्रिस्तान बन चुका था, जो स्वयं खेत की सांसों से धड़क रहा था। आदमी चिल्लाया, छोड़ो, मुझे छोड़ो। पर यही तो समस्या थी, मिट्टी छोड़ने के मूड में नहीं थी। उसी समय वही धुएं वाला साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। वो चल नहीं रहा था, वो तैरता हुआ आ रहा था, जैसे हवा के अंदर छिपा हो और हर कदम के साथ दुनिया में थोड़ा थोड़ा घुलता जा रहा हो। साया आदमी के सामने आकर रुक गया। उसके भीतर कहीं से हल्की सी रोशनी उभरी, जिसने पहली बार उसके चेहरे का आकार दिखाया। एक बच्चा, नाक से ऊपर का चेहरा टूटा हुआ, आंखें गहरी धंसी हुई, जैसे उन्हें कई साल पहले किसी ने छीन कर ले लिया हो। आदमी का दिल उस पल टूट सा गया। उसे वो चेहरा पहचान में आने लगा, बचपन का दोस्त, वही जिसका नाम वो याद नहीं करना चाहता था। साया बोला, याद आया? आदमी की आंखें भर आईं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मैं तो बस डर गया था, तू गुम हो गया था। और साया ने उसके शब्दों को ऐसे काटा जैसे किसी ने हवा में तीर चला दिया हो। मैं गुम नहीं हुआ था, मैं गिरा था उस कुएं में, और तू भाग गया। आदमी के होंठ कांप गए। वो बोला, मैं मदद लाने। साया ने फिर रोका, झूठ मत बोल, सालों तक मेले में घूमता रहा, कुएं को तोड़ने कभी नहीं आया, मुझे निकालने कभी नहीं आया। आदमी के पैरों के नीचे मिट्टी फट रही थी, जड़ों और उंगलियों जैसा कुछ उसके पैरों को लपेटने लगा। साया आगे झुका और उसके चेहरे के बेहद करीब। तूने मुझे अकेले मरने दिया। आदमी की सांस टूटने लगी, गला बैठ गया। वो बोला, मैं बच्चा था, मुझे नहीं पता था, मैं डर गया था। साया की टूटी आंखों में काला धुआं उबलने लगा। पर मैं बच्चा था और फिर भी मुझे मरना पड़ा। उसके पीछे सारे मिट्टी प्राणी धीरे धीरे उसके साथ एक लय में सांस लेने लगे। उनकी सांसें थी ही नहीं, पर उनका उठना गिरना जैसे किसी अदृश्य हृदय का धड़कना। अब तक आदमी की कलाई पकड़े हाथ ने अपनी पकड़ और कस दी। दूसरा हाथ उसके टखने से बाहर निकला, फिर तीसरा। पूरा खेत उसे नीचे खींचने लगा।
मिट्टी ने उसके घुटनों तक उसे निगलना शुरू कर दिया। आदमी चीखा, छोड़ो, प्लीज छोड़ो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। साया ने अपना सिर तिरछा किया। उसकी टूटी आंखें पल भर को नर्म पड़ी। कुछ भी? आदमी ने रोते हुए सिर हिलाया। हाँ, बस मुझे इसमें मत घसीटो, मैं मर जाऊंगा। साया के भीतर कहीं कुछ हल्का कांपा, जैसे कोई गहरी स्मृति। 2 बच्चों की जो एक ही छतरी के नीचे बारिश में दौड़ रहे हों, उसके भीतर जाग गई हो। पर वो पल छोटा था, बहुत छोटा। साया बोला, तू मेरी मौत का कर्जदार है। इतना कहते ही आदमी के चारों तरफ की मिट्टी अचानक शांत हो गई। कोई आवाज नहीं, कोई उभार नहीं, बस एक गहरी सांस सी खामोशी। और फिर पूरी जमीन उसके पैरों के नीचे धंस गई, जैसे किसी ने कुदाल से पूरा खेत काटकर नीचे गिरा दिया हो। आदमी चीख पड़ा और वो लगभग कमर तक मिट्टी में धंस गया। आसमान घूमने लगा, हवा ने अपनी गति बदल ली। खेत की हर फसल की पत्ती एक दिशा में झुक गई, उस कुएं की दिशा में, जिस कुएं के पास 2 दोस्त आखिरी बार खड़े हुए थे। साया ने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां धुएं से बनी थीं, पर उनमें एक टूटे हुए बचपन का भार था। चल, आज जो अधूरा था वो पूरा होगा। और मिट्टी उसे धीरे धीरे कुएं की दिशा में खींचने लगी। आदमी तड़प रहा था, रो रहा था। उसका शरीर मिट्टी में और नीचे जा रहा था, पर उसका चेहरा ऊपर, उस अंधेरे आसमान की ओर जो किसी बंद दरवाजे जैसा लग रहा था, जहां से कोई प्रकाश वापस नहीं आता। आदमी चिल्लाया, मैंने तुझे मारा नहीं था। साया पास आया, बहुत पास, इतना कि उसकी टूटी आंखों का खालीपन आदमी की आंखों में उतर गया। तूने मुझे बचाया भी नहीं था। और फिर साया की आकृति धीरे धीरे आदमी के पीछे खड़ी मिट्टी की आकृतियों में घुलने लगी। मिट्टी ने आदमी की कमर तक उसे निगल लिया। अब उसकी छाती डूब रही थी। आदमी ने आखिरी कोशिश में चीख कर कहा, रुको, मैं याद कर सकता हूं, मैं बता सकता हूं उस रात क्या हुआ था। कुछ हुआ था, मुझे सब याद नहीं, पर। साया फुसफुसाया, तो याद कर, इसीलिए तो हम सब जागे हैं। और मिट्टी ने उसे पूरी ताकत से नीचे झटका। आदमी मिट्टी में और गहरे धंस गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे कुएं के मुंह की ओर धकेल रहा हो। उसकी चीखें धुंधले आसमान में खो गईं, और उसने उसी समय एक पुरानी आवाज सुनी, तूने मुझे धक्का दिया था। और वो वाक्य उसके होशों को चीर कर निकल गया। क्या उसने सच में? क्या उसने? पर मिट्टी ने उसे घसीटते हुए कुएं की ओर ले जाना शुरू कर दिया। और अब बचपन की वो रात अपनी पूरी कहानी लेकर आने वाली थी। रात अपना शरीर मोड़कर खेतों के ऊपर झुक गई थी। हवा का बहाव धीमा हो गया था, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसका गला हल्के से पकड़ लिया हो। तारे भी छिटक कर पीछे हट गए थे, जैसे आसमान ने इस क्षेत्र को अपने नक्शे से चुपचाप हटा दिया हो। खेत अब स्थिर नहीं था, वो सांस ले रहा था, हल्के हल्के पर साफ, जैसे नीचे कुछ जिंदा, भारी और भूखा हिल रहा हो। रमेश, जो पिछले भाग में घर की ओर भागते हुए किसी तरह जान बचाकर आया था, अब नींद में भी उस डर का बोझ ढो रहा था। पर आज उसकी आंख खुली नहीं किसी आवाज से, बल्कि खुद उसके दिल से, जो किसी बंद कमरे में फंसे पक्षी की तरह फड़फड़ा रहा था। घर के बाहर शोर था। गायें अचानक रात में हुंकारने लगी थीं। ना सिर्फ उसकी, पूरे गांव से आवाजें उठ रही थीं। रमेश उठ खड़ा हुआ, कपड़ों से पसीने की भाप निकल रही थी। खिड़की से बाहर झांका तो आंगन के कोने में मिट्टी का एक छोटा सा धब्बा पड़ा था, गीला, जैसे किसी ने अभी अभी जमीन को मुट्ठियों से खोदा हो। और उस गीली मिट्टी पर नंगे पैरों के निशान, छोटे, असमान, मानो किसी बच्चे के हों। पर गांव में कोई बच्चा इस आकार का नहीं था। उसकी रीढ़ में बिजली की तरह ठंड उतर आई। उसे कल रात के खेत का चेहरा याद आया, वो मिट्टी जो फटती जा रही थी, और वो आकृति जो मनुष्य की परछाई जैसी थी, पर चेहरा मिट्टी पर गूंधी गई किसी खराब मूर्ति की तरह था। रमेश ने खुद को संभाला और बाहर निकल आया। गांव के कुछ लोग टिमटिमाते लैंप लिए बाहर खड़े थे। हरिया, जो हमेशा मजाकिया रहता था, आज उसके होंठ सूखे थे। रमेश, सुना, तूने भी आवाजें? रमेश ने सिर हिलाया। हरिया ने कहा, खेत की तरफ कुछ चल रहा है। रात को मैंने देखा, हमारे खेत के पास वाली मेढ़ खुद ब खुद बैठ गई, जैसे किसी ने जोर से उस पर छलांग लगाई हो। भूली बिसरी बातें अचानक लोगों के बीच घूमने लगीं। किसी ने कहा, 20 साल पहले वाली जिंद जमीन फिर जाग गई है क्या? दूसरे की आवाज कांप गई, पुरानी कहानियां सच हो रही हैं। रमेश ने गहरी सांस ली। उसे पता था इस डर की जड़ पुराने किस्सों में नहीं, उस खेत में है जहां वो कल रात गया था। खेत की ओर लौटने का फैसला। चलना पड़ेगा, रमेश ने कहा।
कुछ सिर उसकी तरफ झटके से उठे। अभी? इस वक्त? जितना देर करेंगे उतना वो चीज बढ़ेगी। हरिया की लैंटर्न कांप उठी। कौन चीज? रमेश ने जवाब नहीं दिया। अगर वो बता देता कि उसने क्या देखा, शायद सब पागल समझते या डर से भाग जाते। वे 3 लोग साथ निकले, रमेश, हरिया और मोहन। रात गहरी थी, पर तीनों की सांसें उससे भी गहरी थीं, थरथराहट से भरी। जब खेतों का पहला किनारा आया, रमेश की चाल लड़खड़ा गई। खेत की हवा में एक अजीब सी ठंड थी, जैसे सब कुछ पिघलकर सिर्फ हवा में हड्डियों की महक बची हो। और फिर पांव के नीचे जमीन कांपी। हरिया पीछे हट गया। ये क्या है ये? रमेश झुक गया। खेत की मिट्टी धड़क रही थी, सांसों की तरह नहीं, दिल की तरह, गहरी, भारी और मानो किसी दूसरी दुनिया की लय लिए। ये तो जमीन के नीचे बुलबुला सा, मोहन बुदबुदाया। रमेश बोला, ये बुलबुला नहीं है, ये जिंदा है। उसे कल वाला दृश्य याद आया, वो आकृति जो मिट्टी से बाहर आई थी, जिसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं पर फिर भी देखती थीं। उसका ध्यान, उसकी भूख, उसकी छाया सब उसी की ओर झुकी हुई थी। हरिया की फ्लैशलाइट अचानक खुद ब खुद बुझ गई। मोहन की लैंटर्न टिमटिमाने लगी। कोई हवा भी नहीं चल रही, मोहन ने फुसफुसाया। फिर ये तभी खेत के दूसरी ओर से खरखर की आवाज आई, जैसे कोई झाड़ियों में छिपकर रेंग रहा हो। तीनों एक साथ उधर मुड़े। फ्लैशलाइट और लैंटर्न की रोशनी टुकड़ों में टूटकर घास पर छिटक गई। और फिर एक काली आकृति उठकर खड़ी हो गई। न इंसान न जानवर, कुछ बीच की चीज। उसकी रीढ़ मुड़ी हुई थी, जैसे मिट्टी के नीचे दबे वक्त ने उसकी हड्डियों को मोड़ दिया हो। उसके हाथ मिट्टी से बने थे, उंगलियां ऐसे जैसे किसी ने हथेलियों को गीली कच्ची मिट्टी से खींचकर लंबा कर दिया हो। पर उसका चेहरा सबसे भयानक था। लगता था जैसे किसी ने मिट्टी के ऊपर चेहरे की जगह सिर्फ खाली जगह छोड़ दी हो, पर वो खाली जगह भी किसी तरह ध्यान खींचती थी, जैसे अदृश्य आंखें भीतर से झांक रही हों। हरिया पहली बार जिंदगी में पूरी तरह चुप हो गया। मोहन के हाथ से लैंटर्न गिर गई। रमेश आगे बढ़ा, डर के बावजूद। आकृति ने अपने सिर जैसी चीज को एक और घुमाया, और एक आवाज सीधी सीधी जमीन की गहराई से निकलती हुई उनके कानों में घुस गई। तुम वापस क्यों घोटाए? मिट्टी के नीचे कुछ फिर हिलने लगा। पूरा खेत एक हार्ट बीट बन गया। रमेश की पलकों ने झपकते हुए एक ही बात कही, ये अभी अकेली नहीं है। झाड़ियों के बीच दूसरी, तीसरी, चौथी परछाइयां उठने लगीं। खेत अब सिर्फ जगह नहीं था, ये जगह किसी और की थी, और वे घुसपैठिए थे। रमेश का दिल अचानक तेज हुआ, क्योंकि इन आकृतियों में से एक उसके बिल्कुल पास आकर रुकी। उसकी मिट्टी की उंगलियां हवा में कुछ खोजती सी कांप रही थीं। और फिर उसने रमेश के कंधे को हल्के से छुआ। उसका स्पर्श ठंडा नहीं था, वो ऐसा था जैसे किसी मृत व्यक्ति की आखिरी गर्मी जो अब भी खत्म नहीं हुई। रमेश के मन में किसी पुरानी याद का दरवाजा खुला। उसने एक आवाज सुनी, बहुत पुरानी, बचपन की। रमेश। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। हरिया और मोहन ने देखा, आकृति की खाली चेहरा विहीन सतह अचानक बदलने लगी। मिट्टी पर मानो उंगलियों की आकृतियां उभरकर किसी का चेहरा बनाने लगीं। और फिर वो चेहरा बन गया। वो रमेश के पिता का चेहरा था, वही पिता जिनकी मौत खेती करते हुए बरसों पहले खेत में ही हुई थी। हरिया चिल्ला उठा। मोहन जमीन पर गिर गया। रमेश पत्थर हो गया। और उस आकृति, या कहूं उसके पिता के मिट्टी जैसे प्रतिबिंब ने कहा, जमीन ले लेती है जो उसका होता है, अब तुझे भी बुलाया है। और खेत की धड़कन अब इतनी तेज हो चुकी थी कि लगता था पूरी धरती टूटकर सांस ले रही है। खेत की धरती सांस नहीं ले रही थी, धड़क रही थी। हर बार जमीन के नीचे से आती धक धक रमेश की पसलियों से टकराकर वापस भीतर घुस रही थी। और उसके सामने खड़ी मिट्टी की वो आकृति, जिसका चेहरा अब उसके पिता का था, धीरे धीरे आगे झुक रही थी। हरिया और मोहन दोनों पीछे छटपटाते हुए हटे। हरिया बुदबुदाया, ये नहीं हो सकता, आदमी मरता है तो चला जाता है, ये कौन सी जगह है? पर खेत में अब कोई तर्क बाकी नहीं था, केवल वो गहरी सच्चाई थी जिसे हवा खुद छुपाती फिरती थी। आकृति की मिट्टी से बनी आंखें खाली होने के बावजूद रमेश को देख रही थीं, और जैसे जैसे वो कदम बढ़ा रही थी, मिट्टी पसलियों जैसी मुड़ी टहनियों से टूटती सी खड़क रही थी। रमेश भीतर से चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज कहीं दब गई, जैसे कोई हाथ उसके गले के अंदर से बाहर को दबोच रहा हो। आकृति ने बोलना शुरू किया, जमीन भूलती नहीं है रमेश। आवाज सूखी थी,
जैसे खेत की फटी दरारों में से आती पुरानी हवा। जो उसमें गिरते हैं वो लौटते हैं। रमेश पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैरों के नीचे की मिट्टी अचानक मुलायम हो गई, ऐसी जैसे किसी की हथेली उसे पकड़ रही हो। वो फंस गया। मोहन, जो सबसे डरपोक था, अचानक चिल्लाया, भाग रमेश, ये तेरे बाप की आत्मा नहीं, कुछ और है। मोहन की आवाज टूट गई और वो पीछे की ओर भागने ही लगा था कि उसकी टांग किसी चीज में उलझी। कोई जड़ नहीं, कुछ और, मिट्टी की लंबी उंगलियां। मोहन चिल्लाया और नीचे गिर पड़ा। घास हिली और उसके नीचे से एक दूसरी आकृति उठी, फिर तीसरी, फिर चौथी, जैसे पूरा खेत कब्रगाह की तरह खुल गया हो और भीतर सोए लोग जाग रहे हों। हरिया की लैंटर्न टिमटिमाई और बुझने लगी। सिर्फ एक क्षण के लिए रोशनी सही से टिकी और उन्होंने देखा सैकड़ों निशान, नाखूनों के, पैरों के, उंगलियों के, सारे मिट्टी में गहरे धसे हुए, जैसे किसी ने यहां केवल जिया नहीं, मरकर भी रहा हो। खेत की गूंज। रमेश के सामने खड़ी आकृति उसके बिल्कुल करीब आ गई। उसका मिट्टी सा चेहरा बदलने लगा, पिता का चेहरा घुलने लगा और उसकी जगह एक नई सतह बन रही थी। वो सतह ऐसी थी जैसे कोई आईना मिट्टी में उगाया हो, आईना जिसमें कोई चेहरा नहीं, सिर्फ तुम्हें देखने का एहसास। और फिर एक नई आवाज आई। ये उसके पिता की नहीं थी, ये ऐसी थी जैसे खेत की सारी मिट्टी ने एक साथ बोल दिया हो, तुझे बुलाया गया है। रमेश का सीना भारी हो गया। कंधे पर फिर वही ठंडा, मरा हुआ सा स्पर्श महसूस हुआ, लेकिन इस बार यह सिर्फ एक उंगली का नहीं, पूरे हाथ का था। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी खुलने लगी, धीरे धीरे, जैसे धरती कोई मुंह खोल रही हो। हरिया ने उसे पकड़कर खींचने की कोशिश की, नहीं तो गिर जाएगा अंदर। लेकिन रमेश के पैरों के नीचे का कीचड़ अब नरम नहीं, तरल था, जैसे गरम खून। रमेश उछला, धाड़ते हुए खुद को बाहर खींचा। मिट्टी ने उसे छोड़ दिया, मानो किसी जानवर को छूकर चखा हो और फिर तय किया हो, अभी नहीं। वो बाहर आया तो उसके पैरों पर गाढ़ी गीली मिट्टी चिपकी हुई थी। उस मिट्टी की महक अलग थी, जैसे पुराने समय की लाशें, जैसे किसी दबी हुई चीख की गंध। गांव की ओर वापसी। तीनों जैसे तैसे उस जगह से भागे। पीछे खेत धड़क रहा था, अब पहले से भी तेज, जैसे उसने किसी बड़ी चीज के जागने का इंतजार किया हो, जैसे ये तो सिर्फ शुरुआत हो। गांव की सीमा तक पहुंचते ही सब रुक गए। रमेश, हरिया और मोहन, तीनों के चेहरों पर धूल, डर और पसीने का अजीब मिश्रण था। और तभी गांव के बुजुर्ग बालाराम काका सामने आए। कांपते हुए बोले, तुम तीनों उस खेत के पास गए थे? रमेश ने धीरे से सिर हिलाया। बालाराम काका ने लैंटर्न का शीशा नीचे किया। उनकी आंखों में वो अंधेरा था जो सिर्फ उम्र नहीं, सच देखकर आता है। वो खेत कभी खेत नहीं था। तीनों ने एक साथ उनकी ओर देखा। बालाराम काका बोले, 50 साल पहले उस जमीन पर लोग दफनाए जाते थे। उनकी आवाज फटी, लेकिन वो आम कब्रगाह नहीं था। ये उस वक्त की बात है जब गांव में महामारी फैली थी। जिनकी मौत का शक भी होता, उन्हें जिंदा दफनाया जाता था ताकि बीमारी ना फैले। हरिया के मुंह से आवाज निकली, जिंदा? काका ने सिर हिलाया, आंखें बंद कर लीं। हां, जिंदा। उनकी चीखें भक्तों ने घंटों बजाकर दबा दीं और जमीन ने उन्हें अपनी धड़कन में बांध लिया। रमेश का गला सूख गया। काका ने कांपती उंगलियां रमेश की ओर उठाईं। और रमेश, तेरे बाप की मौत खेत में नहीं हुई थी। उसे भी उसी महामारी का शक हुआ था। उसे भी उसी जमीन में दबाया गया था। रमेश पीछे हट गया। आंखों में डर नहीं, पॉलिश की हुई सहरन थी। मैं तो समझा था उनके पेट में दर्द हुआ था। अचानक बालाराम काका ने धीमे से कहा, तू जो पीड़ा कह रहा है वो दफन होने से पहले की थी। और फिर काका ने एक और भारी बात कही, और ये जो जमीन जागी है ये याद कर रही है अपने लोगों को। उन्होंने रमेश की तरफ डरते हुए इशारा किया। और तू उसका खून है। जैसे कोई शाप हवा में घुल गया हो। रमेश की सांस भारी हो गई।
हरिया बोला, तो अब क्या होगा? ये मिट्टी, ये आकृतियां हम कैसे रोकेंगे? काका ने कहा, मिट्टी जिसे पकड़ ले वह सिर्फ एक बार छूटता है, दूसरी बार नहीं। और उसी क्षण गांव की पगडंडी से हवा तेज भागते हुए आई। हवा नहीं थी वो, आवाज थी, एक महिला जैसी आवाज। रमेश। रमेश का दिल कांप उठा। वो आवाज किसी और की नहीं, उसकी मां की थी। लेकिन उसकी मां तो 20 साल पहले ही मर चुकी थी। तीनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। काका के होठ कांपे। अब ये खेत तुझे बुलाने आ गया है। दूर खेत की ओर टिमटिमाहट उठ रही थी, जैसे कोई सैकड़ों लैंटर्न एक साथ जला रहा हो। खेत जाग चुका था, फिर से, पूरी तरह से। गांव की गलियों में अंधेरा फैल चुका था, पर आज का अंधेरा सामान्य नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान ने अपना पर्दा जमीन तक गिरा दिया हो। कोई दीपक, कोई लैंटर्न उस अंधेरे को छेद नहीं पा रही थी। रमेश गांव के चौक में खड़ा था। बालाराम काका की बातों का बोझ उस पर किसी पत्थर की तरह दब रहा था। तेरे बाप को जिंदा दफनाया गया था। वो वाक्य बार बार उसके कानों में कठोर धातु की तरह टकरा रहा था। मोहन अभी भी कांप रहा था। हरिया पसीने में भीग चुका था। अब क्या करेंगे? मोहन ने टूटी आवाज में पूछा। खेत को ऐसे नहीं छोड़ सकते, वो चीजें खुद हमारे पीछे आएंगी। हरिया ने कांपते हुए कहा, अभी अभी मैंने अपने घर के पीछे देखा, मिट्टी अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा हो। तीनों एक दूसरे को देखते रह गए। उनकी आंखों में वही खामोश डर था जो सिर्फ तब पैदा होता है जब इंसान समझ ले कि दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो आंख दिखाती है। खेत की ओर दूसरी रात। रमेश ने लैंटर्न कसकर पकड़ी और गांव से बाहर निकल पड़ा। हरिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब मत जा, जो कल देखा था वो काफी नहीं था। रमेश की आंखों में रोशनी अजीब ढंग से दबी हुई थी, किसी चोट की तरह। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो यहां आएगा। मोहन और हरिया अनिच्छा से उसके पीछे चल पड़े। जैसे जैसे वे खेत के करीब पहुंचे, हवा का तापमान अचानक गिरता गया। सांसें भाप बनकर बाहर निकल रही थीं। ठंड होना सामान्य था, पर ऐसी हड्डियों तक चुभती ठंड कुछ और ही संकेत दे रही थी। खेत के पास पहुंचकर तीनों रुक गए। खेत अंधेरे से ढका नहीं था, खुद खेत अंधेरा छोड़ रहा था। मिट्टी पर छोटे छोटे काले धुएं जैसे धागे तैर रहे थे, जैसे खेत रात को पीकर अब उसे उगल रहा हो। रमेश का दिल कांप उठा। उसने मिट्टी को छूकर बोला, ये ऐसी क्यों है? जवाब जमीन से ही आया, एक धीमी दबी आवाज, क्योंकि हम जाग रहे हैं। मोहन पीछे गिरा। हरिया की लैंटर्न कांपी और फिर जमीन फटने लगी। छोटी दरारें फैलने लगी, एक दूसरे से जुड़कर लंबी होती गईं, जैसे खेत अपनी त्वचा उतार रहा हो। दरारों से पहले मिट्टी का धुआं निकला, फिर उंगलियां, फिर हाथ। 1, 2, 5 दर्जनों हाथ मिट्टी को किनारे कर रहे थे। हर हाथ बेहद पतला, जैसे मौत ने हड्डियां चूसकर सिर्फ खाल छोड़ दी हो। रमेश के सीने में हवा अटक गई। मोहन चिल्लाया, ये फिर वही है, भागो! पर तभी एक आवाज आई जिसे सुनकर रमेश की रूह जम गई। वो आवाज थी उसकी मां की। रमेश, लौट आ! रमेश के कदम वहीं जम गए। वो मुड़ा और उसका गला सूख गया। एक आकृति खेत के किनारे खड़ी थी, चेहरा पूरी तरह मिट्टी में ढका, पर आवाज उसकी मां की थी। वो आकृति धीरे धीरे चलकर उसके करीब आई। रमेश, तू अकेला क्यों रह गया? हम सब नीचे हैं, बस एक बार आ जा। हरिया चिल्ला पड़ा, अरे ये तेरी मां नहीं, मिट्टी तेरा अतीत पहन के तुझे बुला रही है। पर रमेश उस आवाज से खुद को निकाल नहीं पा रहा था। मिट्टी की भीड़ अब पूरा खेत कराह रहा था। सैकड़ों आकृतियां मिट्टी के नीचे से निकल रही थीं। उनके शरीर पूरे मानव जैसे नहीं थे। कहीं हाथ लंबे, कहीं गर्दन छोटी, कहीं पसलियां बाहर निकली हुई। ऐसा लगता था मौत ने उन्हें अधूरा छोड़ा है। पर सबसे डरावनी बात ये, हर आकृति बोलने की कोशिश कर रही थी। खेत में एक ही वाक्य फैल रहा था, हम नीचे अकेले हैं, हमें तुम चाहते हो, हमें कोई याद नहीं करता, हम भूखे हैं। हर आवाज मिट्टी के अंदर से आ रही थी, गहरी, दबी, थकी और उतनी ही खतरनाक।
मोहन ने यह दृश्य देखा तो उसके पैरों में जान जा चुकी थी। रमेश, ये मुझसे नहीं देखा जाएगा, हमें वापस जाना चाहिए। पर ठीक उसी समय एक आकृति सीधी मोहन की तरफ लपकी और उसकी टांग पकड़ ली। मोहन चीख उठा, छोड़ो छोड़ो। आकृति की उंगलियां उसकी चमड़ी पर चिपक कर गड़ गई थीं, जैसे मिट्टी जीव बनकर उसे पकड़े हुए हो। मोहन और हरिया दौड़े। मोहन को खींचकर बाहर निकाला गया, पर उसकी टांग पर गहरे गहरे निशान थे, अंदर तक जाते हुए, जैसे सैकड़ों नाखून एक साथ धंस गए हों। मोहन कांपते हुए बोला, ये मुझे नीचे खींच रही थी। नीचे कोई खड्डा है। कोई गड्ढा नहीं, एक पूरा रास्ता है, अंदर की तरफ जाता है। रमेश ने महसूस किया, खेत सिर्फ सतह नहीं था, नीचे कोई शहर जैसा स्थान है, मृतकों का, दफनाए गए लोगों का। मिट्टी की यादें अचानक हवा रुक गई। खेत की सारी आकृतियां शांत हो गईं, जैसे किसी आदेश की प्रतीक्षा कर रही हों। फिर एक आकृति बाकी सबसे अलग आगे आई। वो सबसे लंबी थी, सबसे गहरी मिट्टी से बनी हुई। उसका चेहरा मिट्टी में नहीं बल्कि निशानों में तराशा गया था, और उसकी आवाज, तेरे बाप को नीचे दफनाने वाले हम ही थे। रमेश की सांस टूट गई। आकृति बोली, वो मरना नहीं चाहता था। वो चिल्लाया चिल्लाया, पर ऊपर वालों ने नहीं सुना, जमीन ने सुना। रमेश का दिल भराया, डर से नहीं, किसी अजीब पुराने दर्द से। जैसे आवाज उसके सीने में उल्टी दिशा में दौड़ गई हो। आकृति उसके करीब आई। अब तू उसकी जगह आया है, वो नीचे इंतजार कर रहा है। हरिया घबरा गया। रमेश, चल, ये सब फंसाने के लिए बोल रहे हैं। पर ठीक उसी समय एक आकृति सीधी मोहन की तरफ लपकी और उसकी टांग पकड़ ली। मोहन चीख उठा, छोड़ो छोड़ो। आकृति की उंगलियां उसकी चमड़ी पर चिपक कर गड़ गई थीं, जैसे मिट्टी जीव बनकर उसे पकड़े हुए हो। रमेश और हरिया दौड़े। मोहन को खींचकर बाहर निकाला गया, पर उसकी टांग पर गहरे गहरे निशान थे, अंदर तक जाते हुए, जैसे सैकड़ों नाखून एक साथ धंस गए हों। मोहन कांपते हुए बोला, ये मुझे नीचे खींच रही थी। नीचे कोई खड्डे है। कोई गड्ढा नहीं, एक पूरा रास्ता है, अंदर की तरफ जाता है। रमेश ने महसूस किया, खेत सिर्फ सतह नहीं था, नीचे कोई शहर जैसा स्थान है, मृतकों का, दफनाए गए लोगों का, मिट्टी की यादें। अचानक हवा रुक गई। खेत की सारी आकृतियां शांत हो गई, जैसे किसी आदेश की प्रतीक्षा कर रही हों। फिर एक आकृति बाकी सबसे अलग आगे आई। वो सबसे लंबी थी, सबसे गहरी मिट्टी से बनी हुई। उसका चेहरा मिट्टी में नहीं बल्कि निशानों में तराशा गया था, और उसकी आवाज, तेरे बाप को नीचे दफनाने वाले हम ही थे। रमेश की सांस टूट गई। आकृति बोली, वो मरना नहीं चाहता था। वो चिल्लाया चिल्लाया, पर ऊपर वालों ने नहीं सुना, जमीन ने सुना। रमेश का दिल भराया, डर से नहीं, किसी अजीब पुराने दर्द से। जैसे आवाज उसके सीने में उल्टी दिशा में दौड़ गई हो। आकृति उसके करीब आई। अब तू उसकी जगह आया है, वो नीचे इंतजार कर रहा है। हरिया घबरा गया। रमेश, चल, ये सब फंसाने के लिए बोल रहे हैं। पर ठीक उसी समय आकृति के करीब आई। पर रमेश के पैरों के नीचे जमीन मुड़ने लगी, जैसे खेत उसके नीचे एक गहरा मुंह खोल रहा हो। उसके जूतों के पास मिट्टी भंवर की तरह घूमने लगी। आकृति बोली, खून अपनी मिट्टी से लौट आता है। दफनाए गए लोग कभी अकेले नहीं रहते, जो मरते हैं वो पुकारते हैं। और फिर उसकी आवाज एकदम गहरी हो गई, नीचे आजा रमेश। पृथ्वी का पेट एक तेज कंपन फैला। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। सारी आकृतियां चरबराती आवाजों के साथ नीचे वापस जाने लगीं, जैसे कोई अदृश्य घंटा बजा हो और अब उन्हें अपने स्थान पर लौटना हो। पर रमेश को देखकर सबकी उंगलियां फिर रेंगने लगीं। वे उसे पकड़ने नहीं, उसे छूने की कोशिश कर रही थीं, जैसे मिट्टी उसे पहचानती हो। हरिया ने उसे जोर से पकड़ा। तेरा बाप मर गया था, इसलिए मत जा, ये लोग तुझे भी ले जाएंगे। पर बराबर की दिशा से वो आवाज फिर आई, उसकी मां की। रमेश। वो आवाज प्यार भरी नहीं थी, न डरावनी, बल्कि ऐसी थी जैसे किसी ने मिट्टी में हल्की दरार डालकर उसमें से पुरानी स्मृति निकाल ली हो। रमेश खुद को रोक नहीं पाया। वो एक कदम खेत की ओर बढ़ा। मिट्टी ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसके चारों ओर घुमड़ने लगी, नरम पर गहरी, जैसे किसी पुरानी किताब का आखिरी पन्ना खुल रहा हो। हरिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, तू गया तो हम बच नहीं पाएंगे। रमेश ने आंखें बंद कर लीं, और उस क्षण नीचे से किसी ने उसका नाम बहुत धीरे से पुकारा, रमेश बेटा। उसने आंखें खोलीं। वो आवाज थी उसके पिता की, और खेत की गहराई में कोई भारी सा साया हिल रहा था। रात अपने सबसे भारी हिस्से में थी, वो हिस्सा जहां हवा भी चलने से डरती है और पेड़ों की छाया अपनी ही जड़ों में छिप जाती है। रमेश, हरि और मोहन तीनों फिर उसी खेत की तरफ बढ़ रहे थे, पर इस बार रोमांच नहीं, डर का ऐसा स्वाद था जो जीभ पर दातू जैसा कसैला छोड़ दे।
तीनों के हाथ में लैंटर्न्स थीं, पर रोशनी जितनी आगे बढ़ती अंधेरा उतना ही अपना पेट फैलाकर उसे निगल लेता। कभी कभी ऐसा लगता जैसे रोशनी ही अंधेरे की गुलाम हो गई हो। रास्ता वही था, लेकिन हवा बदली हुई थी। पत्तों का सरसराना इस बार किसी जीव की धीमी हंसी सी लग रहा था। मोहन बोला, आज मिट्टी की महक बदली बदली लग रही है, सूखी नहीं लग रही। हरिया ने कदम रोक दिए। ये मिट्टी गीली नहीं भाई, सांस ले रही है। रमेश ने लैंटर्न नीचे झुकाई। मिट्टी सच में हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे कोई नीचे दबा हुआ शरीर हर सांस के साथ ऊपर की परत को उठाता हो। उनके पैरों के नीचे धक धक महसूस हुई, एक ताल, एक लय, सही सही हार्ट बीट। मोहन पीछे हटने ही वाला था कि खेत के बीचों बीच, जहां कल कोई टीला नहीं था, वहां एक गोल उभरती आकृति दिखाई दी, कुछ इंच उठी हुई, ऐसे जैसे नीचे कोई आदमी घुटनों के बल बैठकर जमीन को सिर से धकेल रहा हो। ये बढ़ रहा है, हरिया फुसफुसाया। और फिर मिट्टी का वो उभरा हुआ टीला फटा। अंदर से कोई हाथ नहीं, एक चेहरा निकला। चेहरा नहीं, एक मिट्टी से लिपटा मुंह जिसके होंठ नहीं थे, सिर्फ गड्ढे, और उन गड्ढों से आवाज निकली, तुम लौट कर क्यों आए? तीनों की रीढ़ वहीं पर जम गई। वो चीज पूरी तरह बाहर निकल आई। शरीर इंसानी, लेकिन जैसे किसी ने उस पर मिट्टी की मोटी परत चढ़ा दी हो। गर्दन टेढ़ी, उंगलियां लंबी जैसे जड़ों की शाखाएं, और उसकी आवाज। उसकी आंखें आंखें नहीं, बल्कि दो पिचके हुए छिद्र थे, जिनके भीतर अंधेरा ऐसे घूम रहा था जैसे किसी कुएं में पानी हिल रहा हो। रमेश ने पीछे हटते हुए कहा, हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। मिट्टी मानव ने अपना सिर टेढ़ा करके सुना, फिर बोला, सच जानने की कीमत जमीन खा जाती है। आवाज ऐसी थी जैसे सूखी मिट्टी पर नाखून घिसा गया हो। अचानक उसके पैरों के नीचे की मिट्टी फट फट करके दरारों में बदलने लगी। तीनों उछलकर दूर हुए। एक तेज गंध उठी, सड़ी हुई मिट्टी की, जैसे अंदर कई समय से दबे हुए शरीर हों। मिट्टी मानव ने अपनी उंगलियां फैलाकर जमीन पर टिकाईं। उंगलियां मिट्टी में धंस गई, और कुछ क्षण बाद पूरा खेत गूंजने लगा। ऐसा नहीं कि हवा चल रही हो, खुद जमीन बोल रही थी, गुनगुनाती हुई, बेचैन आवाजें उगलती हुई। कहीं बच्चों के रोने की ध्वनि, कहीं औरतों की कराहें, कहीं किसी बूढ़े की भारी सांसें, सभी मिट्टी से उठती आवाजें। रमेश कांप गया। हरिया और मोहन के पैरों से मानो जमीन चिपक गई। मिट्टी मानव बोला, यह खेत दरवाजा है, ऊपर की दुनिया और नीचे की दुनिया के बीच का दरवाजा। तुम्हारे बाप दादा ने कभी इसे बंद किया था, पर तुम लोगों ने उसे जगा दिया है। रमेश की आवाज कांपी, कौन? वो चीज मुस्कुराई। मिट्टी झड़ने लगी। दांत नहीं थे, बस खाली मसूड़े। जो नीचे सो रहा है। उनके पीछे अचानक खेत का पंप हाउस धम से गिर पड़ा। दरवाजा खुद ब खुद खुला, और उसमें से काली हवा का झोंका निकला। झोंका नहीं, जैसे धुएं में कोई चल रहा हो। हरिया ने लैंटर्न ऊपर की, पर रोशनी उस काले धुएं से टकराते ही बुझ गई। अब पूरा खेत अंधेरे का पेट बन चुका था। मोहन चीखा, भागो भागो! तीनों जैसे तैसे मुड़कर दौड़े, पर खेत के रास्ते गायब थे। हर तरफ सिर्फ कूदती फुफकारती मिट्टी, मानो रास्ते जिंदा हो और घूमकर जगह बदल रहे हों। मिट्टी मानव पीछे नहीं आया, वो बस खड़ा रहा। धीमे धीमे उसने अपना सिर नीचे झुकाया, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। और तभी जमीन के नीचे से एक विशाल भारी सांस उठी, इतनी भारी कि मिट्टी उड़ गई, पत्ते उड़ गए, और हवा धूल की घेरी बनकर घूमने लगी। रमेश को लगा कोई बहुत बड़ा, बहुत पुराना कुछ जाग रहा है। मिट्टी मानव ने हाथ फैलाकर कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। तीनों किसी तरह खेत से बाहर की तरफ भाग निकले, पर हर कदम ऐसा जैसे जमीन उनके पैरों को पकड़कर फिर नीचे खींचना चाहती हो। एक आखिरी दौड़, एक छलांग, और वे खेत की सरहद के बाहर आ गिरे। जैसे ही खेत पीछे छूटा, सारी आवाजें अचानक रुक गईं। मौन, गहरा, काटने वाला मौन। पर पीछे मुड़कर देखा तो खेत के बीचों बीच अब एक गहरा गोल छेद था, जैसे जमीन का बड़ा हिस्सा भीतर धंस चुका हो, और उस छेद के अंदर कुछ हिल रहा था, किसी विशाल सांप जैसा, या शायद किसी इंसान जैसा, या शायद दोनों का मिला जुला कुछ जो ऊपर आने के लिए तैयार था। तीनों के चेहरे सफेद पड़ गए। रमेश की सांस टूटती हुई बोली, ये अब रुकने वाला नहीं है। रात की हवा अचानक ठंडी नहीं, भारी लगने लगी थी, ऐसी भारी कि जैसे हवा किसी को ढो रही थी। किसी ने दिखाई देने वाले प्राणी का वजन, उसकी थकान, उसकी भूख। रमेश, हरिया और मोहन खेत की सरहद के बाहर खड़े थे। तीनों की सांसें धुआं बनकर निकल रही थी, जबकि मौसम ठंडा नहीं था। ये उस अंधेरे की ठंडक थी जो जमीन के अंदर से उठ रही थी, मानो जमीन ने अपनी देह खोल दी हो और भीतर का शून्य बाहर बह रहा हो। खेत के बीचों बीच बने उस गहरे गोल छेद से अब भी हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। कभी कोई गुर्राहट, कभी किसी का रोना, कभी लोहे की चेन घिसटने जैसी खुरदुरी ध्वनि। हरिया कांपते हुए बोला, नीचे कितने लोग हैं या चीजें? मोहन की आवाज सूख कर एक शब्द बन गई, वो आवाज इंसानी नहीं लगती भाई। रमेश उन्हें देख रहा था, पर उसका ध्यान कहीं और था।
उसे महसूस हुआ पीछे कोई खड़ा है। धीमे धीमे उसने सिर घुमाया। छाया थी, परछाई नहीं, किसी इंसान की ऊंची आकृति जो धुंधली होकर भी सांस ले रही थी। जैसे ही रमेश ने देखा, वो आकृति खेत की मिट्टी में वापस समा गई, जैसे किसी ने उसे अंदर घसीट लिया हो। मोहन चीखा, हम गांव चलते हैं, किसी बूढ़े, किसी पुजारी, किसी को बुलाते हैं। रमेश ने सिर हिलाया। कहानी सुनकर कोई नहीं आएगा, और जो आएगा शायद लौट कर नहीं जाएगा। खेत की सांसें तेज हो जाती हैं। अचानक वो गोल छेद हल्का हल्का फूलने लगा, ऐसे जैसे किसी सोए हुए गाय के प्राणी की छाती ऊपर नीचे हो रही हो। हर सांस के साथ मिट्टी उठती, फिर बैठ जाती। हरिया की आंखें फैल गईं। ये जमीन की सांसें हैं क्या? मोहन की आवाज टूटकर एक शब्द बन गई। नीचे कोई है भाई, बड़ा, बहुत बड़ा। रमेश के मन में एक पुरानी बात कौन थी। उसके दादा कहा करते थे, खेत सिर्फ अनाज नहीं उगाता, कभी कभी वो इंसानों की गलतियां भी उगाता है। उसे वही वाक्य अब धातु के पंजे की तरह याद आया। अचानक छेद के अंदर से कुछ चमका। पहले लगा कोई कांच या धातु है, फिर वो चीज ऊपर उठने लगी, और जैसे जैसे ऊपर आई रमेश समझता गया, वो आंख थी। एक विशाल, ओस से भीगी मिट्टी में लिपटी हुई आंख, इतनी बड़ी कि मनुष्य की नहीं हो सकती थी, पर उसकी पुतली बिल्कुल इंसानों जैसी थी। मोहन लड़खड़ाकर पीछे गिर पड़ा। हरिया का गला सूख गया। रमेश एक कदम पीछे हटा, पर आंख ने उसका पीछा किया, जैसे वो उसे पहचानती हो। और फिर उस आंख के आसपास की मिट्टी फटने लगी, टुकड़े टुकड़े होकर गिरने लगे। मिट्टी के भीतर से कोई बड़ा, दैहिक, असंगठित आकार उभर रहा था। कोई हाथ नहीं, पर शाखाओं जैसे हिलते लट्ठे। कोई शरीर नहीं, पर मिट्टी मांस का एक अजीब गोलाकार ढेर। आवाजें तेज होती गईं, चेन की आवाज, गहरी गुर्राहट, और फिर एक महिला की चीख। अचानक एक पूरा मानवीय धड़ मिट्टी के गुबार से बाहर आया, काला, सूखा, निर्जीव, जैसे कई सालों से दबा कोई शव। हरिया भागने लगा, पर मूर्ति जैसी जड़ता ने उसे रोक लिया। वो काला धड़ अपने खाली मुंह से चीखने लगा। चीख नहीं, गहरी गूंज, जैसे किसी बड़े कमरे में लोहे के दरवाजे को धकेला गया हो। मिट्टी मानव, जिसे उन्होंने पहले देखा था, अचानक खेत के किनारे प्रकट हुआ। वो पहले से ज्यादा ठंडा, ज्यादा टूटा और ज्यादा खाली लग रहा था। उसने हाथ उठाकर कहा, ये जागने वाला है, वो जिसे कभी दफन किया गया था, रोकने के लिए। अब तुम लोग इसके चुने हुए हो। कहानी का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आता है। हरिया हाँफते हुए बोला, हमने ऐसा क्या किया? मिट्टी मानव उसकी ओर मुड़ा। तुम लोगों ने खेत खोला, वो जगह जहां वर्षों पहले गांव वालों ने एक आदमी को जिंदा गाड़ दिया था। तीनों हक्के बक्के। रमेश के कदमों तले जमीन डोलने लगी। मिट्टी मानव बोला, वो आदमी इंसान नहीं रहा था, वो अपने शरीर में कई परछाइयों को साथ लेकर घूमता था। वो रातों में बच्चों को बुलाता, औरतों को नींद में बाहर ले जाता, पुरुषों के नाम बदल देता और मौत को खेल समझता था। मोहन ने कांपते हुए पूछा, उसका नाम? मिट्टी मानव ने उठती गिरती जमीन की ओर इशारा किया, जहां वो विशाल दैहिक प्राणी आकार ले रहा था। उसका नाम कोई नहीं लेता, क्योंकि उसका नाम लेते ही वो सुन लेता है। रमेश ने गले में फंसी सांस बाहर निकाली। तो किसान क्या करते थे? मिट्टी मानव की आंखें बुझती हुई रोशनी जैसी लगने लगीं। गांव के बुजुर्गों ने उसे जिंदा दफनाया था, यहीं इसी खेत में। लेकिन वो मर नहीं सकता था। नीचे उसने जो आवाजें बनाई थीं, वो सब उसकी हैं, दबी हुई, भूखी हुई, आजाद होने के लिए तरसती हुई। तीनों के पैरों तले जमीन थरथराई। छेद के भीतर से अब एक मानव जैसी उंगली बाहर आ गई, पर उंगली नहीं, जड़ जैसी, कटी फटी, सूखी मगर जीवित। मिट्टी मानव ने कहा, यह खेत दरवाजा था, तुम तीनों इसे खोल चुके हो। अचानक जमीन के नीचे से गहरी, भारी, गूंजती आवाज उठी, जैसे कोई दैत्य अपना पहला शब्द बोल रहा हो। आवाज इतनी भारी कि तीनों घुटनों पर गिर पड़े। फिर उस आवाज ने कहा, आ गए। एक शब्द इतना भारी कि पूरा खेत हिल गया। पेड़ों की शाखाएं टूटकर गिरने लगीं, पंखे की तरह मिट्टी उड़ने लगी। रमेश ने भय से भरकर देखा, छेद का आकार फैल रहा था। मिट्टी का प्राणी लगभग बाहर निकल चुका था। मिट्टी मानव ने उन तीनों की ओर देखा और कहा, वो बाहर आएगा और तुम तीनों उसके पहले मेहमान होगे। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। हरिया और मोहन चीखते हुए उठे, पर पीछे से आवाज आई,
भागकर कहाँ जाओगे? आवाज खेत से नहीं, रमेश के कान के ठीक पीछे से आई थी। उसने मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था, पर हवा गर्म हो गई थी, सांसें तेज, और खेत का अंधेरा उनकी ओर घिसटता हुआ आता जा रहा था। रात खेत पर उतर चुकी थी, वही खेत जहां मिट्टी किसी बूढ़े सांप की तरह हल्की हल्की हिलती रहती थी और जहां हर कदम के नीचे एक अनदेखी पसलियां टूटती सी महसूस होती थीं। रमेश, हरिया और मोहन तीनों अब उस जगह खड़े थे जहां वो काला गड्ढा था, वही गड्ढा जो कभी नहीं भरा जाता था। चाहे कितनी भी मिट्टी डाल दो, वो मिट्टी निगल जाता था। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें मानव त्वचा की गर्म गंध तैर रही थी, जैसे कोई अभी अभी जमीन में घुसा हो। यही जगह है, मोहन ने कांपते हुए कहा। आवाज उसके गले में अटक रही थी, जैसे कोई अंदर से पकड़ रहा हो। रमेश आगे बढ़ा, उसे यहां बुलाया गया था। पूरी पिछली रात उसके कानों में वही फुसफुसाहट गूंज रही थी, आजा, मैं नीचे हूं, मैं तुझसे पहले से हूं। और सबसे खतरनाक बात, वो आवाज रमेश की अपनी ही जैसी थी, बस थोड़ी भारी, थोड़ी थकी हुई, जैसे उसकी कोई दूसरी परत मिट्टी के नीचे दबी हो। रमेश गड्ढे के सामने झुका, मिट्टी छूकर देखी, ठंडी नहीं थी, गर्मी थी, जैसे उसमें किसी का बुखार पल रहा हो। हरिया ने डर के मारे पीछे हटते हुए कहा, रमेश, ये चीज इंसानी नहीं है, हमें भाग चलना चाहिए। पर रमेश वहीं जड़ हो गया, क्योंकि उस पल मिट्टी के भीतर से उंगलियां बाहर आईं, लंबी पतली, उसी के हाथ जैसी, बस नाखून थोड़े लंबे, जैसे महीनों से किसी तहखाने में बढ़ रहे हों। वो उंगलियां हवा को टटोल रही थीं, जैसे, तू ऊपर क्यों है, नीचे तो मैं अकेला हूं। मोहन चीखते हुए भागने लगा, लेकिन उसका पैर किसी अदृश्य चीज ने पकड़ लिया और वो मुंह के बल गिर पड़ा, गड्ढे की दिशा में खींचने लगा। रमेश ने एक झटके में उसका हाथ पकड़ लिया, पर नीचे से खींचने वाली शक्ति इंसानी नहीं थी, वो मिट्टी की भूख थी, जैसे वर्षों से कोई गहरी खाली पेट इंतजार में हो। अंदर से एक आवाज आई, पर इस बार वो आवाज रमेश की नहीं थी, ये किसी बूढ़े आदमी की घुटी मिट्टी चीख थी, मुझे वापस चढ़ने दे। मिट्टी थरथराई और फिर एक काला भीगा हुआ चेहरा बाहर आया। चेहरा इंसान जैसा था, पर आंखों में सफेद रेत घुमड़ रही थी, जैसे किसी रेगिस्तान को पिघलाकर भर दिया गया हो। हरिया कांपते हुए बोला, ये कौन है? रमेश की रीढ़ में ऐसा लगा जैसे किसी ने कांच की नली डाल दी हो, क्योंकि वो चेहरा उसके पिता जैसा लग रहा था। यादों में चमकता हुआ एक पल, जब रमेश 10 साल का था और उसके पिता ठीक इसी खेत में खो गए थे। सबने कहा था वो जंगल में भटक गए, पर आज उनका चेहरा मिट्टी से बाहर आ रहा था। पर चेहरा जैसा था वैसा नहीं, थोड़ा खिंचा हुआ, थोड़ा पिघला हुआ और बहुत बहुत भूखा। उनका मुंह हिल रहा था, लेकिन आवाज मिट्टी के भीतर से आ रही थी, तू क्यों बाहर है, हम सब तो नीचे ही हैं। रमेश का दिमाग सुन, क्योंकि गड्ढे के चारों ओर अब कई चेहरे दिख रहे थे, कुछ पुराने, कुछ और भी पुराने हैं, जैसे पीढ़ियों से लोग इसी मिट्टी में घुसते जा रहे हों और वापस आने की कोशिश कर रहे हों। मिट्टी अचानक फटने लगी, जमीन की दरारें सांपों की तरह भागने लगीं। हरिया ने चिल्लाकर कहा, भाग रमेश, ये खेत जीवित है। लेकिन रमेश वहीं खड़ा रहा, क्योंकि खेत की धरती बोल रही थी, तेरा खून, तेरी नसों में मेरा अंश है, तेरा परिवार कभी ऊपर का नहीं था। रमेश का दिल डूब गया। क्या ये खेत उसके परिवार का कोई श्राप था? क्या उसके पिता भी इसी रहस्यमयी धरती का हिस्सा बन गए थे? पर जवाब सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि मिट्टी अचानक रमेश के पैरों को पकड़ने लगी, जैसे कोई 100 हाथों वाली चीज उसे नीचे खींच रही हो। मोहन दूर खड़ा कांप रहा था, वो मदद करना चाहता था, लेकिन उसके चेहरे पर इतनी दहशत थी कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। रमेश जितना पीछे हटता, धरती उसे अपनी ओर खींचती। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे कोई अदृश्य विशाल फेफड़ा उसकी ओर सांस खींच रहा हो। और अचानक नीचे से वही आवाज, जिसने गांव वालों की कई रातें निगल ली थीं, आजा, इस खेत में कभी कोई अकेला नहीं रहता। अब आवाज साफ थी, मानव जैसी, लेकिन नहीं, मिट्टी की अपनी आवाज, जैसे जमीन बोल रही हो, जैसे खेत खुद एक प्राणी हो और लोगों का उसकी जड़ों में समाना उसका भोजन हो। हरिया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रमेश का हाथ पकड़ा, पर नीचे खींचने की शक्ति इतनी भयानक थी कि उसका कंधा लगभग उखड़ गया। मोहन ने भी दौड़कर मदद की। तीनों के शरीर की सारी ताकत इस एक खींचातानी में गई। एक और जिंदा इंसान और दूसरी ओर एक प्राचीन, भूखमरी से पागल मिट्टी। अचानक मिट्टी की पकड़ ढीली हुई, रमेश बाहर गिर पड़ा, हांफता हुआ, धूल से लथपथ, आंखें फैलाए। लेकिन
गड्ढा अपने आप बंद होने लगा। मिट्टी ऊपर चढ़ रही थी, मानो किसी की कब्र सील हो रही हो। अंदर से आखिरी आवाज आई, फिर आएगा, खून पुकारेगा। और खेत शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सूरज उगने लगा। रात की दहशत दिन की रोशनी में साधारण लगने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तीनों समझ चुके थे, ये खेत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, ये एक जिंदा इतिहास है, एक ऐसी जगह जहां मृतकों का पेट कभी भरता नहीं। और रमेश, उसकी टांग पर अब भी उन उंगलियों के निशान थे, काले, गहरे, जैसे मिट्टी उसके भीतर घुसकर जगह बनाना चाहती हो। वो घर लौटा, पर महसूस करता रहा कि जब भी वो सोता, किसी के नाखून उसकी टांग के अंदर धीरे धीरे उतरते हैं, मानो किसी दिन जब उसकी सांसें थक जाएंगी, तब खेत फिर फुसफुसाएगा, अब तेरी बारी।